हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। आज हम 5th चैप्टर सिटीजनशिप के साथ आगे बढ़ेंगे और काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ेंगे। ये चैप्टर काफ़ी छोटा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक लेक्चर में कंप्लीट हो सकता है अगर आप लोग साथ दें तो। और हाँ, इसके आगे वाला जो लेक्चर है फंडामेंटल राइट्स, वो काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स उसके जा सकते हैं, लेकिन ये एक में कंप्लीट हो सकता है। ऑलरेडी इससे पहले हमने 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी होंगी तो देख लीजिएगा, यहीं कहीं पड़ी हुई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है कि इंडिया के लोगों को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। तो कौन कौन से टाइप हो गए, तो एक हो गए सिटीजन और दूसरे हो गए एलियन। सिटीजन कौन हो गए, जिनके पास इंडिया का सिटीजनशिप है, जो इंडिया के नागरिक हैं वो सिटीजन हो गए। और जो फॉरेन कंट्री से आए हुए लोग हैं वो हो गए एलियन। एलियन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फ्रेंडली एलियन एंड इनेमी एलियन। तो फ्रेंडली एलियन वैसे कंट्री के लोग हो गए जिनके साथ हमारी कंट्री के ताल्लुकात, हमारी कंट्री के रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं, तो वो हो गए फ्रेंडली एलियन। और ऐसी कंट्री जिनके साथ हमारी कंट्री के रिलेशन अच्छे नहीं हैं, तो वहाँ के जो लोग हो गए वो इनेमी एलियन हो गए हमारे लिए। तो एक छोटी सी चीज़ थी, आपको ध्यान रखनी है। फिर सिटीजनशिप के बारे में जो हमें पढ़ना है, ये आर्टिकल 5 से 11 तक जो है ये आर्टिकल में बात की गई है सिटीजनशिप के बारे में। और ये कौन से पार्ट में आता है, पार्ट 3 में। इससे पहले हमने पार्ट 2 पढ़ा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में, तो अब हम पार्ट 3 सिटीजनशिप के साथ आगे बढ़ेंगे। तो जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम अपनी सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं, या क्या कंडीशन हो सकती है जो लोग अपने सिटीजनशिप को कभी कभी खो भी देते हैं, मतलब कि उनके सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो सबसे पहले हमें ध्यान देनी है कि सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 ये फर्स्ट एक्ट थी, ये फर्स्ट एक्ट है जो कि सिटीजनशिप के बारे में बात की गई इसी एक्ट में। तो ये पहली एक्ट आई, उसके बाद काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स हुए 1957 में, 1960 में, 1985 में, 1986, 1992, फिर 2003 में, 2005 में, 2015 में, और लेटेस्ट अभी 2019 में अमेंडमेंट की गई। इसके लिए तो काफ़ी बवाल भी हुआ, तो ये चीज़ तो भूलने वाली है ही नहीं। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले बात की गई कि कैसे कोई आदमी इंडिया का सिटीजनशिप पा सकता है, या कैसे किसी का सिटीजनशिप को टर्मिनेट किया जा सकता है, वो क्या क्या बेसिस हो सकते हैं। तो बहुत सारे स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें आई और कुछ चीज़ें बाद में अमेंड होते होते चीज़ें अप्लाई होती चली गई, उसमें इंक्रीज़ होती चली गई, बढ़ती चली गई। तो वो हम सारा आगे देखेंगे, ठीक है। एक छोटी सी चीज़ है कि कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप का जो प्रोविज़न था वो 2003 तक चला, और फिर 2003 में उसे जो ख़त्म कर दिया गया, उसे रिपील कर दिया गया। सबसे पहले बात करते हैं कि सिटीजनशिप को हम एक्वायर कैसे कर सकते हैं। तो सिटीजनशिप को कुछ चीज़ें हैं, जैसे बाय बर्थ, मतलब जन्म लिया और वो इंडियन सिटीज़न है। जैसे हमारे इंडिया के जो भी लोग हैं, तो उनके जो बच्चे हुए तो वो जन्म से इंडियन सिटीजन है। क्यों वो जन्म से क्यों इंडियन सिटीजन है, इसलिए क्योंकि उसके बर्थ के टाइम उसके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन हैं, तो इसीलिए वो बाय बर्थ ही इंडियन सिटीजन हो गया। तो बाय बर्थ हो गया। बाय डिसेंट इट मीन्स कि जैसे किसी के माँ बाप जो है, माँ बाप यहाँ के थे लेकिन फिर वो बाहर चले गए रहने के लिए, तो उनके बच्चे का जन्म वहाँ पर हुआ, तो उनका जो माइनर चाइल्ड है तो फिर वो किसी और कंट्री का सिटीज़न हो गया। उसके हालांकि उसके माँ बाप पहले यहाँ के सिटीजन थे, लेकिन फिर वो वहाँ रहने लगे और वो वहाँ के सिटीज़न बन गए। यहाँ के सिटीजनशिप को उन्होंने छोड़ दिया, वहाँ के सिटीज़न वो बन गए, और उनका जो माइनर किड हुआ जब वो तो फिर वो वहीं का सिटीज़न हो गया, दूसरी कंट्री का। वो इंडिया का सिटीजन रहा नहीं। लेकिन जब उसे होश आया, कि जब वो खुद के फुल एज कैपेसिटी में पहुंच गया कि अब वो अपना डिसीज़न खुद ले सकता है, और उसका मन हुआ कि नहीं, मेरे मम्मी पापा तो इंडिया से आ गए थे और फिर मैं यहाँ का सिटीज़न ही हो गया, लेकिन नहीं, मैं वापस इंडिया का सिटीज़न बनना चाहता हूँ, मैं इंडिया का सिटीज़न होना चाहता हूँ। तो वो जो है इंडिया का सिटीज़न हो सकता है। तो उसके लिए प्रोविज़न ये है कि वो जैसे ही वो अपने फुल एज एंड कैपेसिटी में पहुँच गया, तो उसके 6 महीने बाद ही, 6 महीने के अंदर ही, मतलब कि फुल एज एंड कैपेसिटी मतलब 18 ईयर्स का हो जाए, और उसके 6 महीने के बाद ही जो है
अंदर ही उसे आकर के वहाँ पर जो भी कंसल्टेंसी होगी, एम्बेसी होगी, तो वहाँ पर जा कर के उसे बोल देना है, रजिस्टर करवा लेना है कि हम इंडिया का सिटीजनशिप चाहते हैं। तो बाय डिसेंट भी इंडिया का सिटीजनशिप आपको मिल सकती है। तो आई होप ये दोनों आपने समझा होगा। और अब हम आगे अगले स्लाइड पे चलते हैं, और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, फिर लॉस ऑफ सिटीजनशिप के बारे में भी जानेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने बाय बर्थ और बाय डिसेंट तो देख लिया, अब हम देखेंगे बाय रजिस्ट्रेशन, मतलब रजिस्ट्रेशन करवा के भी हम या कोई भी इंडिया का सिटीजन बन सकता है। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं वो देख लेते हैं कैसे कोई बन सकता है। जैसे अगर कोई PIO है, यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, वो भारतीय मूल का है, इंडियन ओरिजिन का है, तो वो अगर इंडिया में रेसिडेंट रहता है 7 ईयर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले, जैसे अगर वो जहाँ भी चीज़ें होती हैं, जहाँ पर सिटीजनशिप का जो भी ऑफिस होगा, जहाँ पे आपको एम्बेसी वगैरह होगी, कंसल्टेंसी होगी, तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन आप करवाने के लिए जाओगे। तो रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले आप 7 ईयर्स आपको इंडिया में रहना होगा। उसके बाद फिर आप रजिस्ट्रेशन करवाओ, तब फिर जा कर के आपको जो है ये सिटीजनशिप आपको मिल सकती है, अगर आप इंडियन ओरिजिन के हो तो 7 ईयर्स के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले रहना होगा। उसके बाद जो कोई बाहर के लोग आए और उन्होंने जो है, कोई फॉरेनर जो है, किसी ने इंडिया के लोग से शादी कर ली, किसी भी इंडियन पर्सन से शादी कर ली, तो फिर उसके लिए भी सेम चीज़ है कि वो फिर रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले 7 ईयर्स इंडिया में रेसिडेंट रहना होगा, यहाँ पर रहना होगा। तो फिर उसे जो है इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। उसके बाद थर्ड है OCI, यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या है वो भी हम अब आगे जानेंगे, ठीक है। तो इसीलिए अभी यहाँ पर मैं नहीं बता रहा हूँ, अगले स्लाइड में मैं इसे अच्छे से बताने वाला हूँ। तो उस ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो होते हैं, वो अगर 12 महीने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले सिर्फ उन्हें 1 साल के लिए रहना पड़ता है इंडिया में, और 1 साल के लिए अगर वो इंडिया में रह गए, रेसिडेंट हो गए, तो वो फिर उन्हें इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाती है। इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे OCI के बारे में, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। 4th कैटेगरी है जिससे हम प्रोसेस है जिससे हम एक्वायर कर सकते हैं इंडिया के सिटीजनशिप को, तो ये है बाय नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस टोटली डिपेंड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट पर। सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्ज़ी होगी तो वो दे सकती है, नहीं मर्ज़ी होगी नहीं दे सकती है। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की टोटल उनकी मर्ज़ी है, जो वो चाहें वो कर सकते हैं। जैसे नेचुरलाइजेशन में चीज़ें क्या हो जाती, कुछ कुछ क्वालिफ़िकेशंस हैं, क्राइटेरिया है। अगर आपने कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने वो क्राइटेरिया अगर आपके पास है, आपने फुलफ़िल कर लिया है, वो क्वालिफ़िकेशंस आपने फुलफ़िल कर लिया है, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट सिटीजनशिप दे ही देगी। ये टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है कि वो देना चाहे या नहीं। जैसे कोई पर्सन है, बहुत लंबे समय से रह रहा है, मतलब इंडिया में ही बहुत लंबे समय से रह रहा है, काफ़ी सालों से रह रहा है, तो फिर वो जो है वो गवर्नमेंट को बोल सकता है कि मतलब हम इतने सालों से यहाँ पर हैं, तो हम एक नेचुरल तरीके से देखा जाए तो हम इंडिया के सिटीज़न ही हो गए, मेरा और कहीं मेरा कुछ भी नहीं है, ठीक है, जो भी है मेरे लिए इंडिया ही है, हम इतने काफ़ी सालों से यहीं रह रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट चाहे, उनकी मर्ज़ी हुई, तो वो उसको एक्सेप्ट करके और उस आदमी को सिटीजनशिप दे सकती है, या गवर्नमेंट और भी किसी को दे सकती है। कुछ कुछ अपने फील्ड के जो एक्सपर्ट हैं, कोई बड़े लोग हैं फॉरेन कंट्री का, और वो इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट चाहे तो दे सकती है। तो ये गवर्नमेंट की टोटली मर्ज़ी पर है। और 1 2 3 और 4 अच्छा सॉरी, एक छूट गया है, एक 5th यहाँ पर 5 क्राइटेरिया भी, 5th क्राइटेरिया भी हो जाएगी कि अगर हम किसी कंट्री को एक्वायर कर लिया, अगर हमने किसी कंट्री को एक्वायर कर लिया, मान के एग्जांपल लीजिए, फॉर एग्जांपल हमने चाइना को जो है एक्वायर कर लिया, कब्ज़े में कर लिया, तो वहाँ जितनी एरिया को हमने कब्ज़े में किया, तो वहाँ के जो लोग हो गए वो अब इंडिया के लोग हो गए, वो इंडियन सिटीज़न हो गए। तो वैसे भी इंडियन सिटीजनशिप मिल जाती है, एक्वायर कर लिया किसी की टेरिटरी को, बाय एक्वायरिंग द टेरिटरी। तो ये 5th कंडीशन भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है, बाय नेचुरलाइजेशन, और 5th हो जाएगी एक्वायरिंग द टेरिटरी। नाउ अब हम सिटीजनशिप को कैसे सिटीजन हो सकते हैं इंडिया के, तो हम जान गए। अब कैसे हमारी सिटीजनशिप टर्मिनेट हो सकती है, ये भी हम जान लेते हैं। लॉस ऑफ सिटीजनशिप।
तो फर्स्ट है रेनंशिएशन, हम खुद ही अपनी मर्ज़ी से हमने अपने सिटीजनशिप को त्याग दिया कि हम इंडिया के सिटीजन नहीं रहेंगे, हमें किसी और कंट्री का सिटीजनशिप चाहिए। तो बाय रेनंशिएशन हमने रेनाउंस किया कि नहीं, अब हम इस कंट्री का सिटीजन नहीं रहेंगे। तो ये सिंपल चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है कि बाय टर्मिनेशन। बाय टर्मिनेशन क्या हो गई कि अगर आपने जानबूझकर या फिर अनजाने में किसी और कंट्री के सिटीजनशिप को आपने ले लिया, ठीक है, तो इंडिया की जो आपकी सिटीजनशिप है वो ऑटोमेटिकली आपकी टर्मिनेट कर दी जाएगी, बिना आपसे पूछे वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। यानी कि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ एक सिटीजनशिप हो सकता है। आप चाहोगे कि एक ही बार में इंडिया के भी सिटीजन है फिर किसी और कंट्री के भी सिटीजन है, ये पॉसिबल नहीं है। तो सिटीजनशिप सिर्फ आप इंडिया की ही हो सकते हैं, सिटीज़न इंडिया के ही हो सकते हैं आप। अगर आपको दो कंट्री की सिटीजनशिप चाहिए तो फिर इंडिया की सिटीजनशिप आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो ये है बाय टर्मिनेशन, ठीक है। नाउ बाय डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन यानी कि किसी ने फ्रॉड करके या फिर किसी ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है ज़्यादा वैल्यू नहीं करी, तवज्जो नहीं दी और उसको जो है उनकी उसकी निंदा की है, हमारे संविधान की निंदा अगर किसी ने की है और फ्रॉड करके किसी ने सिटीजनशिप अगर एक्वायर किया है, तो उसकी और छानबीन हुई, जांच पड़ताल होने के बाद पता चला कि ये आदमी तो फ्रॉड है और इस आदमी ने जो है जो सिटीजनशिप ली है वो फ्रॉड करके ली है, इसका कागजात नकली है, जो भी चीज़ें हैं, तो फिर उसकी सिटीजनशिप जो है वो भी डिप्राइव हो जाएगी, उसकी सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाएगी। तो बाय डेप्रीवेशन ये भी एक प्रोसेस है। तो ये तीन तरीके से जो है हम सिटीजनशिप को गंवा सकते हैं। तो ये लॉस ऑफ सिटीजनशिप, गेन ऑफ सिटीजनशिप हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिर्फ आपको मैंने बता दिया प्रोवाइड करती है कि एक ही सिटीजनशिप। ऐसे तो कंट्री के लिए एक ही सिटीजनशिप है ही कि अगर आपने दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप को एक्वायर किया तो इंडिया की सिटीजनशिप आपकी ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि हमारी सिर्फ एक सिटीजनशिप होती है, हमारे स्टेट के लिए और सेंटर के लिए डिफरेंट सिटीजनशिप नहीं है। जैसे कि यूएसए और स्विट्ज़रलैंड में है। जैसे कि अगर मैं बिहार में हूँ तो मैं बिहार का भी सिटीजनशिप मेरे पास है और हमारे इंडिया का भी सिटीजनशिप है। इस तरीके की कोई बात यहाँ पर नहीं होती है, ठीक है। हम स्टेट से बाद में होते हैं, हम नेशन से पहले होते हैं, तो वही हमारी पहचान है। अगली स्लाइड में हम देखते हैं ओसीआई के बारे में जो मैंने बोला, इसे हम चलिए ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो डेट है 3 दिसंबर 2004। तो पूरे सिटीजनशिप के चैप्टर में आपको काफ़ी सारे डेट्स मिलेंगे, तो किसी भी डेट पे उतना ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। लेकिन ये जो डेट है वो जो जितना भी डेट है उस पर जितना भी ध्यान आप दे रहे होंगे, तो उन सारे ध्यान को मिलाकर आप सिर्फ इस पर फोकस कर दीजिए। ये सिटीजनशिप जैसे चैप्टर दिमाग में आए तो 3 दिसंबर 2004 ये भी दिमाग में आ जानी चाहिए। तो ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे लेटेस्ट डेट आपको उसमें दिखेगा, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो इस डेट के बारे में ये है कि आप जान लीजिए कि इस डेट के बाद जो भी लोग इंडिया के लोग जो भी फॉरेन कंट्री में अगर उनका बर्थ हुआ, ठीक है, इंडिया के कोई लोग हैं और उनके पेरेंट्स हैं वो गए फॉरेन कंट्री में और वहाँ पर उनके माइनर जो भी सन या डॉटर का बर्थ हो गया, तो उन्हें जो है 1 ईयर के अंदर अंदर वहाँ पर ही जो इंडियन एम्बेसी होगी, इंडियन कंसुलेट होगी, जो भी होगी, वहाँ पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा कि ऐसी ऐसी बात है, मेरा जो माइनर सन या डॉटर है वो बॉर्न हुआ है, वो इस कंट्री में बॉर्न हुआ है और वो इंडिया का सिटीजन है और उसको इंडिया का सिटीजनशिप ही मिलेगा। तो वो चीज़ आपको वहाँ जाकर रजिस्टर करवानी पड़ेगी आपके सन या डॉटर के बर्थ के 1 साल के ड्यूरेशन में, ठीक है। तब जाकर के वो इंडिया का सिटीजन होगा। तो कौन से डेट के बाद? तो 3 दिसंबर 2004 के बाद जो भी लोग जन्म होगा जिनका भी फॉरेन कंट्री में इंडिया के लोगों का, तो इसीलिए ये डेट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ये क्या है अब देख लेते हैं। तो ओसीआई, तो इसके बारे में कुछ चीज़ें हैं हम जान लेते हैं। एक कमेटी सेटअप की गई 2000 में, एक कमेटी सेटअप की गई, चेयरमैन थे उसके एलएम सिंघवी साहब, ध्यान में रखनी है, पूछा भी गया है इस चीज़ को। एलएम सिंघवी साहब उसके चेयरमैन थे और 2000 में इस कमेटी को सेटअप की गई थी। तो इस कमेटी में बात इसलिए ये बात हुई कि क्या कोई और रास्ता नहीं हो सकता है कि
दो सिटीजनशिप हो, किसी और कंट्री का भी सिटीजनशिप हो और जो है इंडिया का भी सिटीजनशिप हो, तो इसके लिए कोई रास्ता निकालना पड़ेगा ताकि और कंट्री से रिलेशन काफ़ी अच्छे हमारे बनेंगे। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें हैं, तो फिर रास्ता निकाली गई। एक तो रास्ता थी निकाला गया कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 का जो था, तो उसी अमेंडमेंट एक्ट में ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बोला जाने लगा कि मतलब जो इंडिया का सिटीजनशिप जिन्होंने छोड़ दिया है, कहीं और का एक्वायर कर लिया है, लेकिन वहाँ पर यहाँ पर उनकी प्रॉपर्टी वगैरह है, लैंड वगैरह है, तो उन्हें जो है एक ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एक कार्ड होता है, तो उन्हें बोला जाता था। और फिर जो है ये चाहें तो कल के डेट में सिटीजनशिप भी एक्वायर कर सकते हैं, कुछ कुछ प्रोविजंस हैं। फिर जो है आप देखोगे कि सबसे लेटेस्ट 2015 में उसी चीज़ को, मतलब जो पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, इंडिया और मतलब उनके इंडियन ऑरिजिन के पर्सन मतलब भारतीय मूल के, कि उनके मदर फादर ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर वो सारे जो है इंडिया के थे, और जो ग्रैंडसन हुआ वो हो गया कहीं और दूसरे कंट्री में, तो वो इंडियन ऑरिजिन का हुआ, वो जो ग्रैंडसन हुआ उनका वो इंडियन ऑरिजिन का है, भारतीय मूल का है। तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ जो इंडिया कार्ड होल्डर है, ये 2015 में ये चीज़ आई, ठीक है। और इसने क्या किया कि OCI मतलब ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया और PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन दोनों को मिला दिया एक में, और इसे बना दिया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, और आई होप कि आप सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको छोड़े जाता हूँ कि आपको बताना है कि वन ऑफ आवर बॉलीवुड एक्ट्रेस नेम इज़ आलिया भट्ट, तो आपको ये चीज़ बतानी है कि वो कौन से कंट्री की सिटीज़न है। तो इसका आप जवाब दे सकते हैं, और चीज़ें अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अच्छी नहीं लगी डिसलाइक कीजिए, और क्यों अच्छी नहीं लगी आप बताएं ताकि आफ्टर दैट वी कैन इम्प्रूव आवर सेल्फ। और ठीक है, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।